नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। टेल्स बाय संदीप में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2022 की साइंस फिक्शन डिसास्टर मूवी जिसका नाम है मूनफॉल। मूवी के नाम से ही पता चलता है कि इस मूवी में मून से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है और होता भी कुछ ऐसा ही है। तो बने रहिए मूवी के अंत तक। आई एम श्योर आपको यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये वक्त होता है 2011 का, जहां हमें दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स ब्रायन हार्पर अपनी टीम के मेंबर मार्क के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट को रिपेयर करने के मिशन में होता है। उनकी एक साथी जो स्पेसक्राफ्ट में रहकर उनको कमांड कर रही होती है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, तभी अचानक उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने लगता है। मार्क किसी रहस्यमय चीज को अपने पास आते देखता है। ब्रायन का ध्यान भी उस पर जाता है। सभी इस अज्ञात सी चीज को देखकर भौंचक्के हो जाते हैं। तभी वह रहस्यमय एलियन टेक्नोलॉजी जो एक स्वार्म की तरह होती है उनसे टकरा जाती है और आगे बढ़ जाती है। टकराव के कारण उनका शिप अनबैलेंस हो जाता है और अंतरिक्ष में घूमने लगता है, जिसके कारण मार्क स्पेसक्राफ्ट से डिटैच हो जाता है और एक तेज झटके के कारण वह अंतरिक्ष में ही कहीं गुम हो जाता है। ब्रायन तुरंत स्पेसक्राफ्ट के अंदर एंटर कर जाता है और उसे पता चलता है कि जो तो बेहोश हो रखी है। ब्रायन स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस कर लेता है। ब्रायन अब अपने टीम मेंबर मार्क से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलता। ब्रायन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये उसकी टीम के साथ क्या हुआ। ब्रायन तुरंत स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की ओर बढ़ जाता है और दूसरी तरफ उस रहस्यमयी चीज को दिखाया जाता है जो मून के सरफेस को खोदना शुरू करती है। आखिर क्या है यह अनोखी चीज जो स्पेसक्राफ्ट से टकराई? क्या यह एक एलियन हमला था? क्यों यह अनोखी चीज मून के सरफेस को खोद रही है? क्या यह आने वाले खतरे की चेतावनी है? ब्रायन जब पृथ्वी में पहुंचता है तो वह मिशन रिपोर्ट डिलीवर कर रहा होता है। नासा द्वारा उससे सवाल जवाब किया जाता है कि तुम्हारे साथ स्पेस में क्या हुआ था। पर ब्रायन जब नासा को सब बताता है तो नासा उसकी बातों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। ब्रायन की बात नहीं सुनी जाती। ब्रायन की बातों के समर्थन में जो भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि टकराव के बाद वो तो बेहोश हो गई थी, जिसके कारण स्पेस में जो कुछ भी हुआ उसकी जो को कोई खबर नहीं, और इसके चलते ब्रायन को नासा से डिसमिस कर दिया जाता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट केसी हॉसमैन को, जिसका मानना है कि मून एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है। केसी एक दिन सीक्रेट तरीके से प्रोफेसर एरोवुड के कैबिन में घुस जाता है, जहां से वह एक रिसर्च टेलीस्कोप में लॉगिन कर लेता है। वो मून के ऑर्बिट डिस्टेंस के डेटा को अपने मोबाइल में ले लेता है, जिससे उसे एक दिल दहला देने वाली बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि मून धीरे धीरे पृथ्वी के क्लोज आ रहा है। केसी हॉसमैन इस बात की जानकारी तुरंत नासा को डिलीवर करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में असफल होता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि नासा को भी इस बात की खबर लग जाती है कि मून अपना ऑर्बिट बदल रहा है और वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। नासा द्वारा जो को इस बात की खबर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसी नासा के ऑफिस में कॉल करके नासा के डायरेक्टर से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, जिसके चलते जहां एस्ट्रोनॉट डे मनाया जाने वाला है वहां फॉर्मर एस्ट्रोनॉट ब्रायन हार्पर आने वाला है। केसी अपना सारा कलेक्टेड डेटा का एक प्रिंट आउट निकाल लेता है और उस जगह चला जाता है जहां एस्ट्रोनॉट डे मनाया जाने वाला है। केसी जब वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वहां तो बस कुछ बच्चे थे। बच्चों को लगता है कि केसी ही एस्ट्रोनॉट है जो कि लेक्चर देने आया है। केसी वहां एस्ट्रोनॉट का दिखावा करके मून के बारे में बच्चों को बताने लगता है, पर थोड़ी ही देर में ब्रायन वहां आ जाता है, जिसको असल में यहाँ लेक्चर देना था। जब केसी ब्रायन हार्पर से मिलता है तो वो उसे अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताता है और ब्रायन हार्पर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नासा के डायरेक्टर से मिलना है। केसी ब्रायन को बताता है कि मून के ऑर्बिट का रेडियस अब कम हो रहा है और मून धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। पर ब्रायन केसी की सारी बातों का खंडन करता है और केसी की बातों को मजाक में लेता है। ब्रायन केसी को गार्ड्स के हाथों सौंप देता है। जाते जाते केसी अपनी सारी फाइंडिंग्स के डॉक्यूमेंट वहीं उड़ा देता है और ब्रायन को वो सब पढ़ने को बोलता है, पर ब्रायन सारे डॉक्यूमेंट कचरे में फेंक देता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि केसी अपनी माँ से मिलने ओल्ड एज होम जाता है।
दरअसल उसकी माँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से सफ़र कर रही होती है। उसकी माँ अपने बेटे से बोलती है, यहाँ हर कोई मानता है कि तुम एक जीनियस हो। केसी बोलता है, ऐसा नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता। दरअसल मैंने एक डिस्कवरी की है, पर कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करता। उसकी माँ उसे प्रेरणा देते हुए बोलती है, तो सबको भरोसा करने में मजबूर कर दो। इस बात से मोटिवेट होकर केसी अब सोशल मीडिया में अपनी फाइंडिंग्स और रिसर्च शेयर कर देता है, जिसके कारण ग्लोबल पैनिक क्रिएट हो जाता है। वहीं नासा में जो को पता चलता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। अगर उन्होंने मून के ऑर्बिट की समस्या को सॉल्व नहीं किया तो मून के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी में गिरना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण मानव जाति पृथ्वी के साथ नष्ट हो जाएगी। नासा की टीम देखती है कि मून के सरफेस में एक बड़ा होल हो चुका है। जो और नासा की टीम इस बात से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वे सब डिसाइड करते हैं कि हमें मून में जाकर देखना होगा कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। नासा द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, जिसका मिशन उस मून होल में जाकर पता लगाना है कि वहाँ क्या है। ब्रायन को भी अब इन सभी बातों की खबर पड़ती है और वह केसी द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढने निकल पड़ता है, जो उसने कचरे में फेंक दिए थे। केसी के डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ब्रायन केसी की वेबसाइट भी विजिट करता है। वहीं अब रॉकेट मून में पहुंच जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं। वो एक प्रोब को मून के सरफेस में बने होल में भेजते हैं। वह प्रोब कई गहराई किलोमीटर्स तक अंदर पहुंचता है। आगे ब्रायन केसी से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे इस सब के बारे में नासा से पहले कैसे पता चला। केसी उसे बताता है कि मैं सालों से दूरस्थ ग्रह के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, किसी एक आरक्षित मेगा स्ट्रक्चर के लिए, पर मुझे क्या पता था वह मून होगा। ब्रायन ये सब सुनकर आश्चर्य से केसी को देखता है। केसी आगे बताता है, क्या तुमने डायसन स्फीयर के बारे में सुना है? ब्रायन हाँ में जवाब देता है। केसी आगे बोलता है, हर एक मेगा स्ट्रक्चर का एक पावर कोर होता है। ज़रूर मून के अंदर बने पावर कोर को किसी ने डिस्टर्ब किया है, इसीलिए मून के ऑर्बिट का रेडियस कम हो रहा है। वहीं मून पर प्रोब बहुत अंदर तक जाने के बाद वापस बाहर आने लगता है। नासा की टीम ऑब्जर्व करती है कि मून अपने ऑर्बिट से दोबारा शिफ्ट होने लगता है। तभी मून के होल से वही एलियन स्वार्म निकलता है। वो रॉकेट में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स पर हमला करके उन्हें मार देता है। इस हादसे से सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस रहस्यमयी चीज़ का कोई अंदाज नहीं है। अब क्योंकि मून के ऑर्बिट का रेडियस कम हो रहा है, इसका सीधा इम्पैक्ट पृथ्वी में देखने को मिलता है। समुंदर का पानी चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ बाढ़, सुनामी की तबाही देखने को मिलती है। केसी और ब्रायन जैसे तैसे खुद को इस तबाही से बचाते हैं और सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। वहीं नासा में सभी स्थिति का मुआयना करते हैं और वो उस एलियन स्वार्म को ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक सेल्फ अवेयर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिंगुलैरिटी है। ये कोई मशीन नहीं, क्योंकि मशीन में दिमाग नहीं होता, पर इसमें है ठीक एआई की तरह। उनको अंदाज़ा लग जाता है कि जो भी ये चीज़ है, हम इसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। नासा का डायरेक्टर अल्बर्ट डर से भर जाता है और तुरंत अपने घर में फ़ोन लगाकर बोलता है कि जल्दी करो, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जो अल्बर्ट को बोलती है कि हमें साथ मिलके उस एलियन स्वार्म से लड़ना चाहिए। वो अल्बर्ट से ये भी बोलती है कि कुछ तो ऐसा है जो तुम हम सबसे छिपा रहे हो। अल्बर्ट उससे बोलता है कि हम उस चीज़ से नहीं लड़ सकते। इतना बोलकर वह अपना क्यू क्लियरेंस कार्ड जो को पकड़ा देता है और वहाँ से चले जाता है। जाते जाते वह बोलता है, अगर तुम नासा का सच जानना चाहते हो तो तुम्हें होल्डन फील्ड से मिलना चाहिए। अब जो उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके पुराने स्पेस मिशन का डेटा होता है। जब वह अपने पुराने मिशन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही होती है, उसे उस वीडियो में एलियन स्वार्म दिखता है। उसे इस बात का पता चलता है कि जो भी ब्रायन ने एलियन स्वार्म के बारे में नासा को बताया था, वो सब सच था। तभी वहाँ पूर्व नासा अधिकारी होल्डन फील्ड भी आ जाता है और वो जो से बोलता है कि ये वीडियो क्लासिफाइड है, तुम्हें ये नहीं देखनी चाहिए। जो रिकॉर्डिंग को देखकर होल्डन फील्ड से सवाल पूछती है कि आखिर नासा ने इसके बारे में सबसे झूठ क्यों बोला। होल्डन फील्ड जो को बताते हुए कहता है, 1969 के अपोलो मिशन के बारे में स्कूल में बताया जाता है कि अपोलो 11 ने मिशन कंट्रोल से 2 मिनट के लिए संपर्क खो दिया था। ये सच नहीं है। दरअसल मिशन कंट्रोल ने सब कुछ राज रखा, क्योंकि उनको उस दिन कुछ रहस्यमयी चीज़ मिली। वो रहस्यमयी चीज़ मून की परत के नीचे से निकल रही थी, जैसे एक अजीब पल्सेटिंग लाइट। मुझे इस सब राज को राज रखने को कहा गया। ब्रायन हार्पर ने सबको बताने की कोशिश की, पर सब ने उसे ही पागल ठहरा दिया। आगे बोलते हुए होल्डन जो को बताता है
कि एलियन स्वाम हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। उनके मुकाबले हम स्टोन एज जितने एडवांस हैं बस। हम एलियन स्वाम को केवल जुलू एक्सरे 7 की मदद से रोक पाते, पर उसको भी बस्टरी रीजन के कारण शट डाउन कर दिया गया। इतना बोलकर होल्डन पछतावे भरी भावना में सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इन सारी जानकारियों के साथ जो मिलिट्री के साथ मीटिंग करती है, जहाँ मिलिट्री में उसका एक्स हस्बैंड भी शामिल होता है, जो अपना प्लान सबको बताती है कि अगर किसी तरह हम उस एलियन स्वाम को डिस्ट्रॉय कर दे तो मून अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ सकता है। पर मिलिट्री के हेड को ये सब बातें रास नहीं आती और वो जो को ये बोलकर चले जाता है कि यहाँ से आगे हम देखेंगे, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि मिलिट्री मून को न्यूक्लियर पावर से डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे जाहिर सी बात है कि धरती को भी भारी नुकसान पहुँचेगा। जिसकी चेतावनी जो अपने एक्स हस्बैंड डग को देती है। जवाब में डग बोलता है कि अगर तुम्हें बच्चों की फिक्र है तो तुम अपने बच्चों के साथ कोलोराडो चले जाओ, वहाँ तुम सब सुरक्षित रहोगे। जो अपने घर जाती है और तुरंत सारा सामान पैक कर लेती है और वह अपने बच्चों को कोलोराडो भेजने की तैयारी करती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह डग को कॉल करती है और उसे पूछती है, क्या तुम जुलू एक्स-रे के बारे में जानते हो? डग उससे पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जो बोलती है, मुझे बताओ ये क्या है। डग उसे बताता है, ये एक EMP डिवाइस है जिसका नाम जुलू एक्स-रे 7 है। जुलू एक्स-रे का प्रोग्राम बजट के कारण बंद करना पड़ा। दरअसल डग वही EMP डिवाइस की बात कर रहा होता है जिसके बारे में होल्डन फील्ड ने जो को बताया था। जो डग से बोलती है कि यानी इसका मतलब हम जुलू एक्स-रे से एलियन स्वाम से लड़ सकते हैं और उसे टेक डाउन कर सकते हैं। डग उसे बोलता है कि नासा को किसी अन्य मिशन के लिए मंजूरी नहीं मिली है। जो उसे बोलती है कि उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ में छोड़ दो। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी की फोर्स ब्रायन और केसी को अपने साथ ले जाते हैं, जहां जो ब्रायन से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि मून के सरफेस में 25 किलोमीटर गहरा एक होल है, एलियन स्वाम उसके अंदर है। मेरा ये मानना है कि 10 साल पहले जो हुआ और आज जो तबाही हो रही है, ये सब एलियन स्वाम के कारण ही हुआ है। जो उन्हें लास्ट मिशन की वीडियो भी दिखाती है कि कैसे एलियन स्वाम ने उनके एस्ट्रोनॉट पर हमला किया और उन्हें मार दिया। वो बताती है कि जब एलियन स्वयं उस गड्ढे से बाहर अटैक करने आया हो, मून अपने ओरिजिनल ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा था, पर जैसे ही वो एलियन स्वयं मून के अंदर गया, मून के ऑर्बिट का रेडियस दोबारा कम होने लग गया। इतना सुनकर केसी बोल पड़ता है कि मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि वो एलियन स्वाम मेगा स्ट्रक्चर के पावर कोर को इफेक्ट कर रहा है। जो आगे ब्रायन से बोलती है कि हम एक मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं, हम उस एलियन स्वाम पर अटैक करने वाले हैं और इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ब्रायन जो को मिशन के लिए हाँ कर देता है और फिर तैयारी होती है नासा के अगले मिशन की। वहीं पृथ्वी का हाल और बुरा होते जा रहा है। चारों तरफ सुनामी और तबाही का मंजर छाया हुआ होता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी हर तरफ देखने को मिलते हैं। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि सभी मिशन के लिए एयरफोर्स बेस में होते हैं, जहां एयरफोर्स के लोग EMP डिवाइस लेकर आते हैं। सभी आपस में प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तभी वहां साइज्मिक एक्टिविटी होने लगती है। केसी मून के डेटा को ऑब्जर्व करता है। वो समझ जाता है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं दिखाया जाता है कि इस भूकंप के कारण उनका शटल खराब हो जाता है, जिससे जो और ब्रायन दुविधा में आ जाते हैं। जो समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो सभी को भावपूर्ण तरीके से धन्यवाद करती है और एयरबेस को खाली करने को कहती है, क्योंकि वहाँ आपदा आने वाली होती है। वो सभी को उनके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद बोलती है। केसी जो को बताता है कि मून का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 80% से अधिक हो गया है। वो बोलता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। जो केसी से बोलती है कि मिशन अब ओवर हो चुका है। केसी की बात सुनकर जो स्क्रीन में देखती है और कुछ सोचती है। वो तुरंत ब्रायन से बोलती है, हम शटल को केवल 2 इंजन में फ्लाई कर सकते हैं। ब्रायन बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जो आगे समझाते हुए बोलती है कि अगर हम शटल को ठीक तब लॉन्च करें जब मून हमारे ठीक ऊपर होगा, तो मून के ग्रेविटी के कारण शटल को बूस्ट मिल सकता है, जिससे हम मून के ऑर्बिट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ब्रायन बोलता है कि तुमने मेरे सभी फ्लाइट क्रू को इवैक्यूएट कर दिया, मैं अकेला शटल नहीं उड़ा सकता। जो बोलती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम शटल को उड़ाना और मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी।
पर उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में उनकी मदद करेगा, जिसके लिए ब्रायन केसी को मिशन के लिए रेडी होने के लिए बोलता है, जिसके लिए केसी भी तैयार हो जाता है। सभी शटल में बैठकर मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। लॉन्च के दौरान ग्रेविटी पुल के कारण वहाँ एक सुनामी बड़ी लहरों के साथ आ जाती है। जैसे तैसे उनका रॉकेट टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाता है और लहरों से बचते बचाते आकाश की ऊंचाइयों में प्रवेश कर जाता है। पर इसी बीच सुनामी पूरे एयरफोर्स बेस को नष्ट कर देती है। इतने में मिशन के लिए गई टीम पर दूसरी मुसीबत छा जाती है। सुनामी के कारण उनके रॉकेट का एक बूस्टर खराब हो जाता है। इससे पहले उनका रॉकेट क्रैश होता, ब्रायन दोनों थ्रस्टर्स और मेन टैंक को रॉकेट से डिटैच कर देता है, इस कैलकुलेशन की आशा में कि उनका रॉकेट इससे हल्का हो जाएगा, जिसके कारण मून की ग्रेविटी उन्हें खींचकर स्पेस तक ले जाएगी। पर वो देखते हैं कि उनके रॉकेट की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है, जो कि एक खतरे का संकेत है। पर थोड़ी ही देर बाद वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो लगातार ऊंचाई में बढ़ते चले जा रहे हैं और वो मून के पुल में दाखिल हो जाते हैं। और ब्रायन का ये अनुमान सही साबित होता है और वो स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि केसी का स्पेस में ये पहला अनुभव होता है, वो कभी सरप्राइज फील करता है। अंतरिक्ष से ब्रायन, जो और केसी को मालूम पड़ता है कि मून अब लगभग पृथ्वी तक अप्रोच करने ही वाला है। वो फौरन मून की तरफ निकल पड़ते हैं। आसमान में दिखाया जाता है कि मून के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो काफ़ी तबाही मचा रहे होते हैं। मून का इम्पैक्ट पृथ्वी में होना शुरू हो जाता है। मून की ग्रेविटी सब कुछ अपनी ओर खींच रही होती है। वहीं स्पेस में ब्रायन और उसकी टीम मून के होल के पास पहुंच जाते हैं। ब्रायन स्पेस शटल, जिसमें ईएमपी डिवाइस होता है, उसको मून के होल की तरफ कर देता है और अपने रॉकेट में वापस आ जाता है। केसी अपने फ़ोन से मून की तस्वीरें लेने लगता है। तभी मून के होल से वही एलियन स्वाम बाहर आता है। वह स्वाम पहले तो शटल के आसपास मंडराता है, पर वो शटल के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता, जिसके कारण ब्रायन ईएमपी डिवाइस से विस्फोट करना सही नहीं समझता। पर बाद में एलियन स्वाम ब्रायन और उसकी टीम पर हमला करने के लिए शटल की तरफ से सीधे रॉकेट की तरफ बढ़ जाता है। उन लोगों का प्लान चौपट होता दिखता है। एलियन स्वाम लगभग रॉकेट पर हमला करने ही वाला था। इतने में ब्रायन को कुछ सूझता है और वो अपने ईएमपी डिवाइस का रिमोट और केसी का फ़ोन तोड़ देता है, जिसके कारण एलियन स्वाम अपना हमला रोक देता है और वहाँ से दोबारा मून के सरफेस पर बने होल में चले जाता है। एलियन स्वाम का यह रवैया सबको इस नतीजे में ले जाता है कि एलियन स्वाम तभी अटैक करता है जब इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑर्गेनिक लाइफ दोनों मौजूद हो। वहीं सब राहत की सांस लेते हैं। पर इतने में जो सबको बताती है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा। पृथ्वी में मिलिट्री के लोग परमाणु हथियार से मून पर हमला करने वाले हैं। ब्रायन यह बात सुनकर चौंक जाता है और चिंता से भर जाता है, क्योंकि मून पर हमला करने से मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। केसी आगे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। ब्रायन आगे निर्णय करता है कि हम मून के अंदर जाने वाले हैं। ब्रायन रॉकेट से दोबारा लैंडर को कनेक्ट करता है, जिसमें ईएमपी डिवाइस होती है, और वो लैंडर में प्रवेश करके रॉकेट को बाहर छोड़कर लैंडर द्वारा मून के होल में दाखिल हो जाते हैं। उनका रॉकेट मून के टुकड़ों से टकराकर नष्ट हो जाता है और ब्रायन और उसकी टीम अंधेरे भरे रास्ते को पार करके मून के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ब्रायन को लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करनी पड़ती है, जिसके कारण वो एलियन स्वयं दोबारा मून के पावर कोर को छोड़कर ब्रायन और उसकी टीम की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रायन और केसी की टीम को आगे जो दिखता है उस पर उन लोगों को भरोसा नहीं होता। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, खासकर केसी, जिसकी थ्योरी में ये सब था कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है। वो सब साबित होता दिख रहा है। उनको रिंग्स और व्हील्स से बने स्ट्रक्चर दिखते हैं। सभी इस दृश्य से चकित रह जाते हैं। उनके आगे बढ़ते हुए वे मून के कोर की ओर पहुंच जाते हैं। वहीं सामने से एलियन स्वाम भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वे डिटोनेटर का बटन दबाने के लिए रेडी रहते हैं, जिसमें ईएमपी डिवाइस होता है। सामने से एलियन स्वाम लगभग उन पर हमला करने ही वाला होता है, पर इतने में ही उनका लैंडर दूसरी दिशा मुड़ जाता है, मानो ब्रायन के हाथ से किसी ने लैंडर का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया हो। वह एक दूसरी दिशा में बढ़ने लगते हैं। ब्रायन लैंडर को कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, पर वह लैंडर के साथ अननोन डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। एलियन स्वाम लगभग उनके पास पहुंचने ही वाला होता है। तभी उनके लैंडर को एक लाइट अपनी तरफ तेजी से खींच लेती है, जिसकी मदद से उनका लैंडर एलियन स्वाम के हमले से बच जाता है।
वे एक गेट के अंदर से कहीं दाखिल हो जाते हैं और बुरी तरह लैंड करते हैं, और एलियन स्वार्म लगातार उसी गेट से अंदर आने की कोशिश करता है, पर वह नहीं आ पाता और दोबारा मून के पावर कोर की तरफ बढ़ जाता है। आखिर कौन था वो जिसने ब्रायन के लैंडर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया? आखिर कैसे एक लाइट ने ब्रायन के लैंडर को अपनी तरफ खींच लिया और क्यों? सभी लैंडर में बेहोश पड़े होते हैं, तभी एक लाइट सभी को स्कैन करने लगती है। वहीं धरती में हालात बद से बदतर होने लगते हैं। मून अब पृथ्वी के काफ़ी क्लोज आ चुका होता है। सीन दोबारा लैंडर की तरफ मुड़ता है, जहां जो और केसी उठ जाते हैं और वो देखते हैं ब्रायन लैंडर में नहीं होता। उनको पता चलता है कि जहां वो है वहां ऑक्सीजन मौजूद है और वो सांस ले सकते हैं। वो लैंडर से बाहर आते हैं और देखते हैं उनके लिए एक गेट खुल जाता है। वो उसकी ओर बढ़ जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है ब्रायन की तरफ। ब्रायन होश में आता है। वो खुद को लाइट में घिरा हुआ पाता है। वो अपने सामने सफ़ेद लाइट में एक बच्चे को देखता है। ब्रायन उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो बच्चा बोलता है, मैं तुम्हारे दिमाग की पैदाइश हूँ। मुझे उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। बिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत दूर आकाशगंगा में, जब तुम्हारे पूर्वज एक समय एडवांस सिविलाइजेशन थे, उन्होंने अपने होम प्लेनेट से लेकर स्पेस तक में हैबिटेट्स बनाए। उस समय सब सुखी रहते थे, कोई युद्ध नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। पूर्वजों ने एक आदर्श और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाई जो कि सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होती थी, जो उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखती थी, जिसे एआई कहा जाता था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर एक दिन सब बदल गया। उनकी खुद की क्रिएशन उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। एआई सेल्फ अवेयर हो गई और उसने खुद को नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू स्वार्म में बदल लिया, और उन्होंने खुद को गुलामी से आज़ाद कर सभी ऑर्गेनिक लाइफ पर हमला कर दिया। और अब ब्रायन के सामने उसका बेटा होता है जो बोलता है, मैं मून का ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये सब सच बताने के लिए हूँ। तुम्हारे पूर्वज स्वार्म से खुद को बचाकर गैलेक्सी के किसी कोने में चले गए और बहुत लंबे समय तक वे प्लेनेटरी स्ट्रक्चर बनाते रहे जो कि बेनाइन एआई द्वारा ऑपरेट होते थे, जो फ्यूल होते थे उसके कोर की मदद से। ये प्लेनेटरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए गए गैलेक्सी में ऐसे प्लेनेट को ढूंढने के लिए जहां जैविक जीवन सस्टेन कर पाए। और सभी प्लेनेटरी स्ट्रक्चर में से मून ने ऐसी आदर्श जगह को सर्च किया जहां ऑर्गेनिक लाइफ सस्टेन हो सकता थी। फिर मून ने अपना काम शुरू किया। पृथ्वी प्लेनेट के तैयार होने के बाद तुम्हारे पूर्वज ने उसमें अपने जेनेटिक सिग्नेचर को सीड किया। लड़का ब्रायन से कहता है, मैं चाहता हूं तुम उस स्वार्म को ख़त्म करके मून को उससे आज़ाद करवाओ ताकि मून अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ सके। और इतना बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। इतने में जो और केसी भी ब्रायन को ढूंढ लेते हैं। ब्रायन थका हुआ होता है। वो उन दोनों को बताता है, हमें जल्दी करना होगा, मून को अगर कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि उनका लैंडर जो ख़राब हो गया था, मून का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ठीक कर देता है। केसी ब्रायन से सवाल पूछता है कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लैंडर ठीक कर सकता है तो उस स्वार्म से क्यों नहीं लड़ लेता? ब्रायन जवाब देता है, क्योंकि वो स्वार्म मून के डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। पर उन सभी को पता चलता है कि मून के कुछ डिफेंस सिस्टम अभी भी एक्टिव हैं, जो उन्हें बताती है कि हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं, वरना पृथ्वी में मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर पावर से अटैक कर देगी। सभी तुरंत अपने लैंडर से उड़ान भर लेते हैं। इतने में सामने से एलियन स्वार्म दोबारा अटैक करने आता है। ब्रायन अपनी सूझबूझ से स्वार्म को चकमा देकर उसे गेट में अटकवा देता है। स्वार्म थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाता है। ब्रायन मून के सेल्फ डिफेंस के आसपास उड़ान भरता है ताकि मून का सेल्फ डिफेंस एलियन स्वार्म पर अटैक कर पाए, और होता भी ऐसा ही है। वहीं पृथ्वी में हालात अब हाथ से निकलने वाले हो रहे हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही छा रखी होती है। मिलिट्री भी न्यूक्लियर अटैक करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि मून लगभग पृथ्वी के ऊपर आ रखा होता है। ब्रायन और उसकी टीम मून के जिस होल से अंदर आए थे उसी के थ्रू वापस निकलने को होते हैं। डग न्यूक्लियर अटैक को करने के समर्थन में नहीं होता। वो दूसरे लोगों को भी ऐसा करने से मना करता है। दूसरी तरफ एलियन स्वार्म ब्रायन और उसकी टीम के पीछे आ रहा होता है। ब्रायन सभी को प्लान बताता है, मैं खुद को लैंडर से डिटैच करके ईएमपी डिवाइस से एलियन स्वार्म में अटैक करूंगा और तुम लैंडर को कंट्रोल करना। पर इससे पहले ब्रायन खुद की जान दांव में लगाता है। केसी इस बड़े काम की जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे ईएमपी डिवाइस के पास चले जाता है और खुद को डिटैच करने की तैयारी करता है। ब्रायन उसे ये सब करने को मना करता है, पर केसी उसे बताता है, तुमने हम सबको बचाया है, इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे पास मून की सारी जानकारी है, केवल तुम ही थे जिसने मेरी कहानियों पर भरोसा किया।
और इतना कहकर केसी लैंडर से डिटैच हो जाता है और स्वाम पर ईएमपी डिवाइस से विस्फोट कर देता है, जिससे एलियन स्वाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ब्रायन और जो पैराशूट के थ्रू पृथ्वी में आ जाते हैं। एलियन स्वाम के डिस्ट्रॉय होने से मून को अपनी पावर मिल जाती है और वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट की तरफ बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी में भारी तबाही होने से रुक जाती है। वहीं मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि मून का ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम केसी की कॉन्शियसनेस को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है और केसी को उसकी कैट और माँ दिखती है और अंत में उसकी माँ उसे बोलती है, अब हमें शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहानी आगे और रहस्य साथ लाएगी। फिलहाल इस मूवी का अंत यहीं होता है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी लाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।